एनसीबी जिस ड्रग्स केस की जांच कर रही है उसकी शुरुआत सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन से हुई थी। सुशांत की फैमिली को लग रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर बदलने वाली है और इसका सीधा असर सुशांत केस की जांच पर भी दिखने लगा है। इस बात का एक इशारा शनिवार को मिला जब शिवसेना के सांसद संजय राउत विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। राउत और बीजेपी नेता फडणवीस की मीटिंग से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में हंगामा मच गया। शिवसेना की सहयोगी पार्टियों कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के बंगले वर्षा के फेरे लगाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सुशांत केस से कनेक्शन पर देखिए यह रिपोर्ट। एक मीटिंग हुई और पॉलिटिक्स के असीमित कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की चर्चाएं चल पड़ी। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल तब से पूछा जा रहा है जब से शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ गुपचुप मीटिंग की है। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच शनिवार दोपहर को मुलाकात हुई थी। ये मीटिंग मुंबई सबर्बन इलाके के एक 5 स्टार होटल में हुई। राउत और फडणवीस के बीच ये मीटिंग करीब 2.5 घंटे तक चली। अब इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस को ऐसे समझिए, संजय राउत शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के गो टू मैन है, यानी सबसे विश्वास पात्र। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी साल भर पहले शिवसेना और बीजेपी साथ साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो गए। दरअसल शिवसेना सरकार में सीएम की कुर्सी चाहती थी, जो बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये कि उद्धव ठाकरे ने पाला बदल लिया, कांग्रेस एनसीपी से जा मिले और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर ली। अब शिवसेना बीजेपी की राजनीतिक विरोधियों की सहयोगी है। इसलिए जब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस ने 2 घंटे से ज्यादा देर तक गुपचुप मुलाकात की तो सवाल उठा कि क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर बदलने वाली है। लोगों ने पूछा कि क्या शिवसेना और बीजेपी फिर साथ आने वाले हैं? क्या राज्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? या ये उद्धव की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? वो अपने सहयोगी दलों पर दबाव बना रहे हैं। जब इन सवालों के जवाब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस से मांगे गए तो वो मासूम बन गए। कहा ये बस इंटरव्यू के लिए मिलना हुआ, कुछ और ना हुआ। मैं एक देवेंद्र जी की मुलाकात जाहिर तौर पर पब्लिक के सामने, तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना, और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। मैं देवेंद्र जी को मिल रहा हूँ, इस बारे में उद्धव जी को भी जानकारी। देखिए, श्रीमान संजय राउत जी से मेरी जो मुलाकात हुई उसके कोई भी राजनैतिक मायने नहीं है। श्री संजय राउत जी सामना के लिए, उनके न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे और मैंने उसमें कुछ शर्तें रखी थी कि मेरा इंटरव्यू अनएडिटेड होना चाहिए, उसमें मेरा भी कैमरा रहेगा और उसी की चर्चा करने के लिए हमारा यह तय हुआ कि हम मिलकर चर्चा करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू करेंगे। उसी के लिए हम लोग मिले, उसमें कोई भी हमने राजनीतिक चर्चा नहीं की। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ, सत्ता स्थापना के लिए शिवसेना के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं चल रही, गठबंधन की कोई भी चर्चा नहीं चल रही और गठबंधन की चर्चा करने का कोई कारण भी नहीं है। सितम देखिए कि कहते हैं 2 सियासतदान मिले और चिड़िया उड़ाने पर चर्चा की। पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट तो दोनों महानुभावों ने छुआ तक नहीं। अब इस मासूमियत पर कौन यकीन करे भला? तो उद्धव ठाकरे के नामावर के देवेंद्र फडणवीस से मिलने की खबर फैली तो शिवसेना के 2 सहयोगी डायरेक्ट ठाकरे साहब से मिलने पहुंच गए। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने करीब 1 घंटे तक उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग की तो कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। सहयोगी दलों का उद्धव ठाकरे को मैसेज बिल्कुल सिंपल था। शरद पवार ने कहा कि ऐसा कोई काम न हो जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार पर असर हो। वहीं कांग्रेस ने क्लियर मैसेज दिया कि किसान बिलों पर शिवसेना को उसका साथ देना होगा। महाराष्ट्र में किसान बिल लागू नहीं होना चाहिए। सहयोगियों का रुख देखते हुए खुद संजय राउत ने क्लेरिफाई किया कि देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। जब हम बीजेपी के साथ थे तो मैं खुद जाकर पवार साहब को मिलता था। आज भी बीजेपी के बहुत से नेता पवार साहब से कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या है उसमें? आज भी मोदी जी हो, अमित शाह साहब हो, पवार साहब से बहुत से विषय पर सलाह मशवरा करते हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। ऊपरी तौर पर शिवसेना सहयोगियों को सफाई दे रही है और संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को राजनीति नहीं, अपनी पत्रकारिता वाली मीटिंग बता रहे हैं। शिवसेना की नई फ्रंट कांग्रेस बेस्ड मीटिंग का खुला विरोध करने से बच रही है। संजय राउत जी ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है कि किस मुद्दे के ऊपर ये जो भेंट हुई थी, और एक मैं तो समझता हूँ कि ये स्वागतार्ह है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और उनकी सामना ये जो शिवसेना के मुखपत्र में उनकी जो मुलाकात है वो अगर प्रकाशित की जाती है, एक नया कदम है और बहुत अच्छा है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि सच ही हो, इसलिए ये मान लेना सही नहीं होगा कि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने के लिए उनसे मिले थे। राउत और फडणवीस की मीटिंग से एक दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने यह दावा करके सनसनी फैला दी थी। अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। एक दिन पहले ही सुशांत के फैमिली लॉयर ये दावा करते हैं और अगले ही दिन संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2.5 घंटे लंबी मीटिंग होती है। अब ये संयोग है, प्रयोग है या फिर कुछ और? पॉलिटिक्स के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी राजनीति असल में असंभव को संभव बनाने की कला है। जर्मनी को एक करने वाले ओटो वॉन बिस्मार्क ने यह बात कही थी और महाराष्ट्र की राजनीति में यह बात कई बार सच साबित हो चुकी है। और किसने सोचा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे, और इसीलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इस बात से इनकार करना सही नहीं होगा। राजनीति के नए समीकरण बनाने के लिए सियासत में अंकगणित की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर समझनी होगी तो आपको पहले असेंबली का अरिथमेटिक समझना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। करंट असेंबली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कुल 105 विधायक हैं। शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी है जिसके 56 विधायक हैं। तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है जिसके 54 एमएलए हैं। वहीं कांग्रेस के पास 42 विधायक हैं, तो अन्य पार्टी और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। विधानसभा का यह अंकगणित ही महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बनाता है। सीटों के इस गणित के चलते ही सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी विपक्ष में है और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली है जिनके खिलाफ वो बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। और इस राजनीतिक चक्कर के सूत्रधार थे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। और अब जानकार ये कह रहे हैं कि संजय राउत का देवेंद्र फडणवीस से मिलना उन्हीं शरद पवार को शिवसेना का मैसेज है। इसको डिकोड करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे दिल्ली में संजय राउत से मिले थे। राव साहब दानवे पिछले साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी के चीफ थे। संजय राउत से मीटिंग पर दानवे ने कहा कि वो तो बस अपने पड़ोसी संजय राउत के यहां चाय पीने गए थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद फार्म बिल को लेकर शिवसेना ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, यानी एक तरह से सरकार का साथ दिया। केंद्रीय मंत्री दानवे से दिल्ली में मिलने के बाद संजय राउत मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मिले। राजनीतिक पंडित इसे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल मैसेजिंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगी और सीनियर शरद पवार को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर पवार के पास बीजेपी के साथ जाने का ऑप्शन है तो शिवसेना के सामने भी विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि पवार ने यह कहकर उद्धव पर दबाव बनाया हुआ है कि उनके पास बीजेपी से गठबंधन का ऑफर है और महाराष्ट्र की असेंबली का गणित ऐसा है जिसमें एनसीपी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती, लेकिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी मिलकर भी सरकार नहीं बना सकती। उन्हें शिवसेना की जरूरत है। वहीं बीजेपी के साथ अगर शिवसेना या एनसीपी में से कोई एक पार्टी भी आ जाए तो उसकी सरकार बन जाएगी। बीजेपी के लिए बेहतर विकल्प यही है कि पुरानी सहयोगी शिवसेना वापस उसके साथ आ जाए, क्योंकि दोनों दलों की हिंदूवादी विचारधारा है। वहीं शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ असहज महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ तो मिला लिया, पर उन्हें अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति को अलविदा कहना पड़ा है। सावरकर का मुद्दा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, शिवसेना को गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी का विरोध करना पड़ा, जिससे शिवसेना का कोर वोटर नाखुश है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कंगना रनौत तक के मुद्दे पर जब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं, अब फार्म्स बिल को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को
खुलकर कहना होगा कि वो इन कानूनों को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेगी। जो संसद में कानून पास किए हुए हैं वो शेतकरी किसानों के विरोध में है और इसलिए हम तो विरोध कर रहे हैं और हम विकास आघाड़ी भी उसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र में वो कानून नहीं लागू करेगी। ये शिवसेना की क्या भूमिका है? शिवसेना भी हमारे साथ में रहेगी, कुछ नहीं हुआ, हम साथ में बैठकर हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उद्धव ठाकरे की इस स्थिति की तुलना बिहार में नीतीश कुमार से की जा रही है, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने सियासी दुश्मन लालू यादव के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन नीतीश के लिए लालू के साथ सरकार चलाना मुश्किल हो गया और नीतीश वापस बीजेपी के साथ आ गए थे। तो क्या महाराष्ट्र में बिहार वाला फॉर्मूला दोहराया जाएगा? अगर शिवसेना बीजेपी के साथ दोबारा आती है तो उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के साथ करना होगा। दोनों दल 2.5 साल मुख्यमंत्री की म्यूजिकल चेयर वाला गेम खेल सकते हैं। इसमें से 1 साल उद्धव ठाकरे पहले से ही सीएम रह चुके हैं। बीजेपी के साथ जाने पर उद्धव को कुछ बड़े फायदे तो होंगे, लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे। उन्हें विचारधारा के स्तर पर समझौता नहीं करना होगा। वो खुलकर हिंदुत्ववादी राजनीति कर सकेंगे। वो अब मुख्यमंत्री के पद पर कम से कम 1.5 साल और बने रह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी चीफ मिनिस्टर को कुर्सी शिवसेना से शेयर करने के लिए तैयार है? बीजेपी अब शिवसेना की बिग ब्रदर बन चुकी है। क्या उद्धव अपनी पार्टी का राजनीतिक विस्तार रोकने को तैयार होंगे? मुख्यमंत्री रह चुकने के बाद क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के जूनियर बनकर उनको रिपोर्ट करने को तैयार होंगे? जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, लोगों का बहुत गुस्सा इस सरकार के ऊपर है। जिस प्रकार की कार्रवाई ये सरकार कर रही है बदले की भावना से, उसमें लोगों का गुस्सा है। जिस प्रकार से कोरोना का हैंडलिंग ये सरकार कर रही है, लोगों में बहुत गुस्सा है। और ऐसे समय एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार अपने वजन से एक दिन चरमराएगी। जिस दिन नीचे आएगी उस दिन अल्टरनेट सरकार कैसी देने इसका हम फैसला जरूर करेंगे, लेकिन हम कोई सरकार में आने की जल्दबाजी में नहीं है। जब बाल ठाकरे ने भतीजे राज ठाकरे की जगह बेटे उद्धव को अपना राजनीतिक वारिस चुना था तो सबने कहा था कि उद्धव अनुभवहीन है, वो बाल ठाकरे की विरासत नहीं संभाल पाएंगे। उद्धव ने इन सभी आशंकाओं को गलत साबित किया है। उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना ने बाल ठाकरे के दौर से भी अधिक सीटें जीती हैं। उद्धव ठाकरे ने पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पार्टी का जनाधार मजबूत किया है, जबकि इससे पहले शिवसेना को शहरी क्षेत्र की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी के साथ जाने पर पार्टी का ये विस्तार रुकने का डर है। पिछले 10 वर्षों में उद्धव ठाकरे ने बड़ी ही मेहनत कर ग्रामीण महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए जमीन बनाई थी और पिछले कुछ चुनावों में शिवसेना को यहां पर फायदा भी हुआ था। लेकिन अब आगामी चुनावों में शिवसेना को यहां पर समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की ग्रामीण महाराष्ट्र पर बहुत ही अच्छी पकड़ है और वो इतनी आसानी से अपनी बनी बनाई सियासी जमीन शिवसेना के लिए साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग उद्धव ठाकरे का ब्लफ हो। अगर ऐसा है तो वो कांग्रेस से ज्यादा एनसीपी के लिए मैसेज है, क्योंकि शिवसेना के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना ज्यादा आसान है। महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी से अलग कर कांग्रेस एनसीपी के साथ साझा सरकार बनवाने का चमत्कार भले ही पवार कर चुके हों, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे भी सियासत के उस्ताद साबित हुए हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर ये बता दिया कि शिवसेना सिर्फ विचारधारा के नाम पर अपना अधिकार नहीं छोड़ने वाली। शिवसेना के साथ सरकार बनाना बीजेपी के लिए बेहतर विकल्प है, मगर बीजेपी को भी कई कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। उसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी शेयर करनी होगी, जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं थी। बीजेपी बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी दोहराना चाहती है। शिवसेना की हिंदुत्ववादी राजनीति की कैंप में वापसी हो, लेकिन इसके लिए दोनों दलों को राजनीतिक जमीन तैयार करनी पड़ेगी। शिवसेना को गठबंधन छोड़ने की ठोस वजह जनता को बतानी होगी। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में लालू के भ्रष्टाचार का बहाना बनाकर पीछा छुड़ाया, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के भ्रष्टाचार को बहाना बनाकर गठबंधन से बाहर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि तब सुशांत के केस में बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि इस केस को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर डायरेक्ट अटैक भी किए और कंगना के बहाने से भी निशाना साधा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां बीजेपी के प्रभारी हैं। बिहार के लिए सुशांत इमोशनल इशू है, तो महाराष्ट्र की कुर्सी बीजेपी के लिए प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल, ऑब्जेक्टिव। सवाल वही है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बन गई तो सुशांत केस का क्या होगा।